आज की पिछली कक्षा में हमने अवधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं पर अध्ययन किया। अब हम उसमें बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन किया जाए। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। पहला है उद्दीपक की प्रकृति, दूसरा उद्दीपक की दुर्बलता, सघनता, गति, विषमता, आकार, स्थिति, समय का प्रसार, निश्चित रूप। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो अवधान को प्रभावित करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अवधान के इसी क्रम में उद्दीपक की प्रकृति पर अध्ययन करते हैं। उद्दीपक प्रकट होने पर ही हमारा ध्यान किसी वस्तु की ओर जाता है। छोटे बालक रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। ध्यान का केंद्रीकरण उद्दीपन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसी उत्तेजना होगी वैसे ही अवधान केंद्रीकरण होगा। तो इस प्रकार उद्दीपक की प्रकृति अवधान को प्रभावित करती है। दूसरा है उद्दीपक की दुर्बलता। उद्दीपक की दुर्बलता क्या है कि दिन प्रतिदिन हमारे सामने आने वाले जो उद्दीपक हैं उनकी तुलना में कभी कभी हमारे सामने आने वाले उद्दीपक जो होते हैं वो बालक का ध्यान अपनी ओर जल्दी आकृष्ट करते हैं। जैसे गांव में कोई कार आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, महानगरों में कोई हाथी आ जाए, कोई घोड़ा आ जाए, कोई ऊंट आ जाए, तो इसके प्रति हमारा ध्यान बहुत तेजी से आकृष्ट होता है। ठीक है। इसी प्रकार दुर्बलता के जो कारण होते हैं वो शहरों में घूंघट वाली स्त्री की ओर, गांव में पैंट शर्ट पहनने वाली स्त्री की ओर ध्यान आकृष्ट हमारा होता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार होता है कि ऐसे उद्दीपक जो बहुत प्रबल होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत तेजी से आकृष्ट होता जाता है। तीसरा है सघनता। सघनता से तात्पर्य है कि कुछ ऐसी उद्दीपन जो अधिक शक्तिशाली अथवा तीव्र होते हैं वे हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है। जैसे चमकीले एवं तेज रोशनी, हल्के रंग और मंद रोशनी की तुलना में हमारा ध्यान शीघ्र अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो सघनता भी अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। अगला है गति। गति से तात्पर्य है कि अवधान के जिन उद्दीपनों में गति होती है वे हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कोई मोटर कार की गति अगर तीव्र है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत तेजी से आकृष्ट होता है, लेकिन वहीं पर सड़क के किनारे लगे खंभे जो स्थिर होते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता। तो इस प्रकार गतिशीलता भी अवधान को प्रभावित करती है। इसके बाद है विषमता। विषमता क्या होती है कि अवधान के केंद्रीकरण में विषमता का जो होता है महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां पर भी विषमता होगी वहां पर हमारा ध्यान जल्दी से आकृष्ट होने लगता है। जैसे काले व्यक्तियों के समक्ष अगर कोई गोरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, लंबे व्यक्तियों के साथ कोई नाटा व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो इस भिन्नता या इस विषमता के प्रति हमारा ध्यान बहुत तीव्र गति से आकर्षित होता है। और इसी को हम कह सकते हैं कि विषमता भी जो होती है वो अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख होती हैं। इसी प्रकार आकार भी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बड़े आकार की वस्तु हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे दीवारों और खंभों पर जो बने और पोस्टर होते हैं वो हमारा ध्यान बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
अध्यापक भी नक्शों, मॉडल्स या श्यामपट पर जो है जो जो भी पढ़ाता है बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग इसीलिए करता है कि बालकों का ध्यान उस बड़े आकार की ओर जल्दी से आकृष्ट हो। तो कहीं ना कहीं आकार भी जो होता है वो अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। स्थिति से तात्पर्य है कि स्थिति मानव जीवन में अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं विद्यमान होती हैं। क्या होती हैं? उत्तेजनाएं विद्यमान होती हैं। तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं। जैसे उद्दीपन की स्थिति वैसी ही जैसे उद्दीपन की स्थिति होगी वैसी ही अवधान की अवस्था होगी। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति। इसके बाद है समय प्रसार। अगला है समय प्रसार। तो समय प्रसार क्या होता है कि अवधान का केंद्रीकरण उद्दीपन के समय प्रसार पर भी निर्भर करता है। जैसे जिन उद्दीपनों का समय प्रसार अधिक होगा अवधान भी उनका अधिक होगा, उनके प्रति हमारा अवधान भी अधिक तीव्र होगा। जिन वस्तुओं के प्रति उद्दीपन का जो समय होता है प्रसार कम होगा वह अवधान में उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, अगला है निश्चित रूप। तो वस्तु का रूप कैसा है इस पर भी अवधान का केंद्रीकरण निर्भर करता है। यदि वस्तु के उद्देश्य का स्वरूप निश्चित है तो अवधान का केंद्रीकरण होगा। यदि वस्तु के उद्देश्य का रूप निश्चित नहीं है तो अवधान के केंद्रीकरण में कठिनाई होगी। तो ये था हमारा आज का अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। आगे चलते हैं हम लोग। बालकों का ध्यान और अवधान केंद्रित करने के उपाय क्या है? बालकों का ध्यान या अवधान केंद्रित करने के उपाय। जैसे हम शिक्षक बनने की श्रेणी में अग्रसर हैं, सभी प्रशिक्षु जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जितने भी बीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जितने बीएड के प्रशिक्षु हैं, तो ये जितने भी शिक्षक बनने के क्रम में हैं उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि बालकों का ध्यान किस प्रकार से केंद्रित किया जाए। इसके जो उपाय दिए हुए हैं उन्हें वह बहुत शीघ्रता से सीखना होगा, तभी वे एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो पहला क्या है, देखिए इसमें कई श्रेणियां हैं। पहला है शांत वातावरण, दूसरा है पाठ की तैयारी, तीसरा है विषय में परिवर्तन, चौथा है विषय की विभिन्न विधियों का प्रयोग, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग, बालकों की रुचियों के प्रति ध्यान, बालकों के प्रति उचित व्यवहार। अगला है बालकों के पूर्ण ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध। अगला है सहायक सामग्री का प्रयोग। अगला है बालक की प्रवृत्तियों का ज्ञान। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर आज हम प्रकाश डालेंगे कि बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये कारक कैसे जो है इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है शांत वातावरण। तो बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शांत वातावरण भी बहुत ही अहम योगदान देता है। देखिए होता क्या है कि जैसे कोलाहल बालकों के ध्यान को विचलित करता है, अतः उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक को कक्षा का वातावरण शांत रखना चाहिए, तभी बालक ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगला क्या है पाठ की तैयारी। पाठ की तैयारी का तात्पर्य है कि पाठ को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि जब शिक्षक किसी बात को भली प्रकार से नहीं समझा पाता, तो ऐसी दशा में बालक के ध्यान को वो आकर्षित नहीं कर पाता। अतः शिक्षक को प्रत्येक पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे अच्छी तरह से तैयार करके ही आना चाहिए। ठीक है, तो पाठ की तैयारी भी जो है वो ध्यान को केंद्रित करने के प्रमुख उपायों में आती है। पहला है। फिर अगला है विषय में परिवर्तन। विषय में परिवर्तन क्या है कि सहायक सामग्री, और विषय में परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे विषय में परिवर्तन का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्ति का
जो ध्यान होता है वो बहुत चंचल होता है। बहुत समय तक एक ही विषय पर बालक ध्यान नहीं दे पाता। तो जब बहुत अधिक समय तक एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो शिक्षक को 1 घंटे 2 घंटे में एक विषय लगातार न पढ़ाकर विभिन्न विषयों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग। तो शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग जो है किस प्रकार से अवधान को केंद्रित करने के उपायों में आता है, आइए समझते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि बालकों को खेल, किसी कार्य, प्रयोग और निरीक्षण में विशेष आनंद आता है। तो एक शिक्षक को बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है इन्हीं विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खेल विधि, क्रिया विधि, प्रयोगात्मक विधि, देशाटन विधि, मॉडल विधि, ये जितने भी प्रकार की प्रविधियां हैं, इन सभी प्रविधियों का उपयोग करके एक शिक्षक बच्चों के ध्यान को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, ये इसके उपाय हो गए। अगला है बालकों की रुचियों के प्रति ध्यान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अध्यापक शिक्षण के समय बालकों की रुचियों का ध्यान नहीं रखता, वह बालकों के ध्यान को जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। और ऐसे शिक्षक जो बालकों की रुचियों के प्रति जागरूक रहते हैं, वो बच्चों के ध्यान को जल्दी से जल्दी आकृष्ट कर लेते हैं। अगला क्या है, बालकों के प्रति उचित व्यवहार। तो बालकों के प्रति उचित व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो है ध्यान को केंद्रित करने के उपाय में आता है। ये भी कि यदि बालकों के प्रति शिक्षक का जो व्यवहार है अगर वो कठोर होता है तो वह उनकी छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटता रहता है, तो बच्चे उस पर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। अतः बच्चे के प्रति एक शिक्षक को प्रेम भावना, शिष्टाचार, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चा शिक्षक के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट कर सके। अगला है बालकों में पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध। तो ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है बालकों के अवधान को केंद्रित करने के लिए। इसमें होता क्या है कि बालकों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक को नए विषयों को पुराने विषयों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। नए विषयों को पुराने विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो इससे जो होता है क्या है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान के साथ संबंधित हो जाता है और बच्चों को बड़ा आनंद आता है और बच्चे विषय वस्तु के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। अगला है सहायक सामग्री का प्रयोग। तो एक शिक्षक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विषय से संबंधित जो भी सहायक सामग्रियां हैं, जो भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, उनका वह उचित उपयोग करें। तो इसमें होता क्या है कि सहायक सामग्री बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायता देती हैं। अतः शिक्षक को पाठ से संबंधित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि इससे बच्चे बहुत आसानी से समझ लेते हैं, उन्हें आनंद आने लगता है, विषय वस्तु में उनकी रुचि होने लगती है। और इन सब बातों को अगर इस तरह से कहा जाए कि बच्चों का ध्यान विषय वस्तु के प्रति उत्पन्न होने लगता है, तो ये कहना अनुचित नहीं है कि बालकों का जो ध्यान है, जो अवधान है, उसको केंद्रित करने में सहायक सामग्रियां भी अहम योगदान देती हैं। अगला जो बिंदु है बालक की प्रवृत्तियों का ज्ञान। तो बालक की प्रवृत्तियां, देखिए हर बालक की प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, इसलिए होता क्या है कि एक शिक्षक को उनकी प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। यदि वह उनकी प्रवृत्तियों का ध्यान रखकर उन्हें शिक्षण देता है तो बालकों का ध्यान जो है वो शिक्षक के प्रति, विषय वस्तु के प्रति बहुत तीव्र गति से होता है। अगर एक शिक्षक बच्चों की प्रवृत्तियों का ज्ञान न रखे और शिक्षण कार्य करता रहे तो छात्रों में एक नीरसता उत्पन्न होती है और विषय वस्तु से उनका ध्यान भंग होने लगता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ध्यान को केंद्रित करने के उपाय में बालकों की प्रवृत्ति का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।